सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 8 आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था सन 1492 में और मृत्यु हुई 1542 में। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी यानी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे। इसी कारण वे जायसी कहलाए। तो मलिक मोहम्मद जी के नाम के पीछे जो जायसी शब्द है उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि वो जायस में रहा करते थे, वहीं के रहने वाले थे, इसी कारण से उन्हें जायसी कहा जाता था। वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो एक बहुत बड़े पहुंचे हुए फकीर थे और उन्होंने अपने गुरुओं के नाम भी अपने रचनाओं के माध्यम से बताया है, जिनमें से उन्होंने नाम लिया है सैयद अशरफ और शेख बुरहान का, जो उनके गुरु थे। जैसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूफी प्रेम मार्गी, सूफी कवि वो कवि होते हैं जहां वो अपने ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हैं और वो अब स्वयं को भक्त के रूप में अपने आप को उनकी पत्नी के रूप में दर्शाते हुए दिखेंगे और वो जो है वो सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो प्रेम मार्गी शाखा है जहाँ पर एक भक्त जो है स्वयं को अपने भगवान की पत्नी और अपने भगवान को अपना प्रियतम यानी अपना पति मानते हुए अपना प्रेम प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। तो जायसी जो है उसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य भी एक प्रकार का काव्य है जो अपनी विशेषताओं की वजह से प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है और जो पद्मावत से लिए हुए अंश हैं जो इस पाठ में जोड़े गए हैं वो भी एक प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिन्हल देश, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, भारतीय लोक कथा के आधार पर वो आधारित एक कथा है जिसको इस कविता के माध्यम से और इस काव्य के माध्यम से हम समझेंगे। तो जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत भारतीय लोक कथा पर आधारित है और इस प्रबंध काव्य में सिन्हल देश की राजकुमारी है पद्मावती और चित्तौड़ के राजा हैं रत्नसेन के प्रेम की कथा है यहाँ पर, जिसको हम पढ़ेंगे। जायसी ने इनमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। यानी जायसी ने जो है अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में इस तरीके से प्रेम को प्रकट किया है कि लौकिक और अलौकिक, लौकिक मतलब इस संसार की, अलौकिक जो ईश्वर से संबंधित हो, दोनों ही जगत की सत्ता का आभास वो करा देते हैं। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। इसमें जो रहस्य सूफी प्रेमार्गी शाखा के काव्यों में देखने को मिलता है वो जायसी के रचना कौशल के माध्यम से वो रहस्य जो है हमें उनके काव्य में और इस रचना में देखने को मिलेगा। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। फारसी की मसनवी शैली में रचित, फारसी में जितनी भी काव्य रचनाएं होती हैं वो जिस तरीके से लिखे जाती हैं उसको मसनवी शैली कहा जाता है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा जो है वो सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती रहती है। जैसे आप बड़े बड़े ग्रंथ देखेंगे उनके अध्याय होते हैं कि इस अध्याय में ये हमें विषय देखने को मिलेगा। ऐसा जो जायसी जी ने अपनी रचनाएं लिखी हैं उनमें देखने को नहीं मिलता, वो लगातार चलती रहती हैं एक विषय को लेकर। तो यहाँ पर हमें वो सर्ग या अध्याय में बटे हुए वो नहीं दिखेंगे, वो बराबर चलती हुई मिलेंगी। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य मिलेगा। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। भाषा उनकी ठेठ अवधि है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ यानी जो बहुत, जिसे कह सकते हैं मैच्योर
और गंभीर है, यानी अपने गहरे विचारों को और रचना कौशल को प्रकट करती हुई है। जायसी की कविता का आधार जो है वो लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। व्यापक अनुभव, बड़े स्तर का अनुभव जो है उनके जीवन का, वो उनकी रचनाएं दर्शाती हुई दिखती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियां, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ देता है और सौंदर्य भी प्रदान करता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिनमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार रही है। पाठ्यपुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी ये 12 मासा का जो है यहाँ पर सिर्फ कुछ अंश दिया गया है, अन्यथा ये एक प्रबंध काव्य है। और 12 मासा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, 12 महीने। तो यहाँ पर जो राजा रत्नसेन है, उनकी पहली पत्नी है, उनको जब सिंहल देश की रानी पद्मावती से प्रेम हो जाता है तो उनकी पहली पत्नी नागमती जो है उनको अपने पति से विरह मिल जाता है, और उस विरह को वो 12 महीनों में किस तरीके से, किस पीड़ा से गुजरती हुई महसूस करती हैं, वो 12 मासा में दिखाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के, नायिका जो है वो मुख्य रूप से नागमती हैं क्योंकि उन्हीं के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, और राजा जो है रत्नसेन है, और सिंहल देश की रानी पद्मावती से विवाह करने की वजह से नागमती को विरह मिलता है, और इसलिए नायिका के रूप में नागमती का वर्णन, यहाँ पर उनके विरह का वर्णन देखने को मिलेगा। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। 2 महीने यहाँ पर लिए हैं, अगहन और पूस माह का। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही हैं, और भंवरे तथा काग, भंवरा और काग यानी कौवा के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही हैं। द्वितीय अंश में विरहणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उनका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण हुआ है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई हैं। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह की दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका जो है वो विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जाती हैं। और यही हमें हमारे पाठ में देखने को मिलेगा, जहां हम 12 मासा के कुछ अंश को उसके अर्थ के साथ समझेंगे।